हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं एक ऐसा कंटेंट लेकर आया हूं जिसे देखकर आप लोगों को बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। आज हम डिस्कस करेंगे मून के बारे में कि मून पर पहले भी इंसान जा चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं। टेक्स्ट का यूज किया जा रहा है क्योंकि हम चांद पर जा नहीं रहे हैं बल्कि चांद पर वापस जा रहे हैं। बैक टू द मून। 1968 से लेकर 1972 के बीच में अमेरिका ने 9 मैन्ड मिशन लॉन्च किया था, यानी ऐसे चांद वाले मिशन जिसमें अंदर ह्यूमन बैठा हो, ह्यूमन यात्री जो कि स्पेस पर जा रहा हो, जिसमें से 6 मिशन सक्सेसफुली इंसान को चांद पर लैंड कराया, जो कि थे अपोलो 11, अपोलो 12, अपोलो 14, अपोलो 15, अपोलो 16, अपोलो 17, अपोलो 8 और उसके बाद हुए अपोलो 10। अपोलो 9 नहीं हुआ था, तो अपोलो 8 और 10 असल में एक ह्यूमन फ्लाइट था, यानी उसमें इंसान बैठे थे, लेकिन वो जो क्रू बैठा था वो चांद के 10 बार चक्कर लगा के, यानी ऑर्बिट करके, लैंड नहीं करके, क्योंकि लैंड करने का प्लान उस टाइम नहीं था, इसलिए अपोलो 8 में 10 बार चांद का चक्कर लगा के सेफली वापस आए 3 एस्ट्रोनॉट्स, फ्रैंक बोरमैन, जेम्स लोवेल और विलियम एंडर्स। फिर अपोलो 10 में भी एक ऐसे ही ऑर्बिट वाला मिशन किया जाता है बिना लैंड के, इसमें चांद के चारों तरफ ऑर्बिट करके वापस आया जाता है। फिर आता है वो ग्रैंड अपोलो 11 मिशन, जिसमें नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतर कर ह्यूमैनिटी के पूरे इतिहास में एक हिस्ट्री क्रिएट कर देते हैं। उसके बाद अपोलो 12 भी सक्सेसफुल हो जाता है और उसके बाद अपोलो 13, जो कि एक फेल्ड मिशन होता है जिसमें एस्ट्रोनॉट्स असल में फंस जाते हैं स्पेस में, लेकिन उनको किसी तरह सक्सेसफुली वापस लाया जाता है, यानी किसी की मौत। ऐसी तस्वीरें और वीडियो एक्चुअल फुटेज को भेजता है जो कि बिल्कुल हिस्टोरिक होता है, जो 1972 के पहले पॉसिबल नहीं हो पाया था। अपोलो 17 1972 में होता है, ये होता है मून का आखिरी मैन्ड मिशन, और 1972 के बाद फिर कभी भी इंसान को चांद पर नहीं भेजा जाता है। उसके बाद इतने सालों बाद फिर नासा अनाउंस करता है आर्टेमिस मिशन। आर्टेमिस एक सीरीज का नाम है जिसमें मल्टीपल मिशन होंगे, और जो आर्टेमिस 1 है, यानी इस सीरीज का पहला मिशन, ये होता है साल 2022 में। जी हाँ, साल 2022 में आर्टेमिस 1 किया जाता है, लेकिन ये बस एक टेस्ट मिशन होता है, यानी ये जो आर्टेमिस का सीरीज होने वाला है पूरा, उसमें जो सबसे पहला मिशन है ये 1, इसमें बस टेस्टिंग की जाती है नई टेक्नोलॉजी को जो कि नासा ने डेवलप किया है। ये एक अनक्रूड मिशन होता है, यानी इसमें कोई क्रू नहीं रहता है। अगर ऐसा होता तो आप लोगों को पता चल जाता, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। ये एक अनक्रूड मिशन था और एक मून ऑर्बिटिंग मिशन था, यानी एक्चुअल में अब फिर से इंसान को भेजने के पहले का एक रिहर्सल, एक वार्म अप मिशन कह सकते हैं। आर्टेमिस 1 एक मार्क हो जाता है, एक पहचान हो जाता है कि अब नासा वापस इंसान को चांद पर भेजने वाला है। 5-6 दशक के बाद ऑलमोस्ट नई टेक्नोलॉजी, नया स्पेसक्राफ्ट जिसका नाम है ओरायन, वो और एक नया लॉन्च सिस्टम जिसका नाम है SLS, स्पेस लॉन्च सिस्टम, इन दोनों को टेस्ट किया गया। स्पेशली इसका हीट शील्ड को टेस्ट किया गया, और सबसे अच्छी बात यह है कि आर्टेमिस सक्सेसफुली वापस आ गया, यानी ये जो टेस्ट किया गया साल 2022 में इंसान को भेजने के पहले, ये सक्सेसफुल रहा, जो कि बहुत अच्छी बात है। और मैंने हीट शील्ड इसलिए कहा क्योंकि आर्टेमिस मिशन में हीट एक बहुत ही चैलेंजिंग सी चीज है। क्या है कि जब एस्ट्रोनॉट्स वापस लौटेंगे धरती पर, तब जो हीट शील्ड, धरती पे जो एटमॉस्फेयर है, जो कि एक आग है आप मान सकते हो, जब कोई स्पेसक्राफ्ट धरती पर वापस एंटर कर रहा होता है, तब उस टाइम इतना हीट और फ्रिक्शन होता है कि 3800 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर्स पहुंच जाते हैं, और तब इसका मतलब एक ऐसा मेटल, एक ऐसा शील्ड स्पेसक्राफ्ट में होना चाहिए जो कि उस टेम्परेचर को सह सके। लेकिन सोचो एक बात, फ्रैंकली बोल रहा हूँ कि अपोलो 11 जब किया गया और उसके बाद इतने सारे मिशंस किए गए, आज से 5 दशक पहले ये सारी चीजें सक्सेसफुल रही, यानी तभी हीट वाले सिस्टम को सॉल्व कर दिया गया, क्योंकि सारे
एस्ट्रोनॉट्स सेफली लैंड किए थे और किसी की भी मृत्यु नहीं हुई थी। लेकिन उसी टेक्नोलॉजी को और बेहतर बनाया जा रहा है ताकि जो रिस्क फैक्टर होता है यानी रिस्क परसेंटेज होता है वो कम हो जाए। तो आर्टेमिस कुछ ऐसा होगा। आर्टेमिस को लॉन्च किया जाएगा नवंबर 2024। तो टेस्ट मिशन था और आर्टेमिस 2 होगा एक शेड्यूल्ड क्रूड मिशन जिसमें क्रू होंगे। लॉन्च होने के बाद बूस्टर्स रॉकेट से अलग हो जाएंगे। उसके बाद स्पेसक्राफ्ट धरती का एक ऑर्बिट लगाकर सीधा चांद की ओर निकल जाएगा। लेकिन अपोलो मिशन और आर्टेमिस में फर्क ये रहेगा कि चांद पर पहले से ही एक ऑर्बिटर रहेगा जिसका नाम है गेटवे, और ये जो स्पेसक्राफ्ट है जिसमें धरती से चांद तक जाएंगे क्रू, वो स्पेसक्राफ्ट सीधा गेटवे में जाके फिट हो जाएगा यानी डॉकिंग होगा। और फिर डॉकिंग होने के बाद वो उसके अंदर चले जाएंगे और अंदर जाने के बाद फिर एक लैंडर जो कि गेटवे नामक ऑर्बिटर में पहले से ही रहेगा उसके अंदर सारे लोग चले जाएंगे और फिर लैंडर निकल जाएगा मून के तरफ। और वहां से तो मून काफी पास होगा क्योंकि ये ऑर्बिटर मून को ही तो ऑर्बिट कर रहा है। और फिर फाइनली वो चांद पर नीचे लैंड कर जाएगा और फिर वापस आते टाइम इसी गेटवे का ही इस्तेमाल किया जाएगा। मतलब इस बार जाने के पहले ही सारी प्रिपरेशंस हो चुकी होंगी और फिर वो क्राफ्ट वापस धरती की तरफ बढ़ेगा और धरती के इंटेंस एटमॉस्फेयर से होकर ओशन में जा गिरेगा जहाँ पर आर्मी वेट कर रही होगी उन क्रू मेंबर्स का। और ऐसे ही होगा लगभग 5 दशक के बाद एक ऐसा मिशन जिसमें इंसान चांद पर कदम रखेगा। आपने धरती पर तो ड्रोन उड़ाया ही होगा, लेकिन नासा का एक ड्रैगन फ्लाई जो कि एक ड्रैगन की तरह दिखता है वो जाएगा सैटर्न के मून टाइटन मून पर जो कि सोलर सिस्टम का दूसरा सबसे बड़ा चांद है। नासा का ड्रैगन फ्लाई मिशन टाइटन जो कि अपने में एक पूरी दुनिया है, एक ऐसी जगह जहां पर लाइफ के भी होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। सैटर्न के इस मून को आइसी मून कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत मात्रा में आइस मौजूद है। ड्रैगन फ्लाई नासा का एक मल्टी रोटर व्हीकल होगा जिसके पास 8 रोटर होंगे और बिल्कुल धरती के एक ड्रोन की तरह ये दूसरे प्लेनेट पर जाएगा। टाइटन का जो एटमॉस्फेयर है वो धरती के एटमॉस्फेयर से 4 गुना ज्यादा डेंस है, 4 गुना ज्यादा उसका घनत्व है। टाइटन के एटमॉस्फेयर को ये रीड करेगा और वहाँ पर जो लिक्विड रिजर्वॉयर्स है उनकी भी ये स्टडी करेगा और वहाँ पर पास्ट में कोई लाइफ रहा है कि नहीं या फिर अभी कोई लाइफ है कि नहीं इस पे भी जांच करेगा। नासा के एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर फॉर साइंस थॉमस जुर्गोसेन ने ये कहा कि टाइटन इज अनलाइक एनी अदर प्लेस इन आवर सोलर सिस्टम एंड ड्रैगन फ्लाई इज लाइक नो अदर मिशन। टाइटन में मीथेन की वर्षा होती है, मीथेन के क्लाउड्स हैं और ये हमारे सबसे पहले प्लैनेट सूरज के सबसे पास वाला प्लैनेट मर्क्यूरी से भी ज्यादा बड़ा है। जी आपने सही सुना, एक ऐसा चांद जो कि मर्क्यूरी प्लैनेट से भी ज्यादा बड़ा है। चांद होने के बावजूद भी और इतना बड़ा होने के बावजूद भी हमारे सौर मंडल में जितने भी चांद मौजूद है उसमें तब भी ये दूसरे नंबर पर आता है क्योंकि पहला नंबर है गैनीमेडे। जी हाँ, अगर सबसे टॉप चांद की बात करें पूरे सोलर सिस्टम में तो जुपिटर का सबसे बड़ा चांद गैनीमेडे है इस सोलर सिस्टम का सबसे लार्जेस्ट मून जो कि हमारे चांद से भी ज्यादा बड़ा है, ऑलमोस्ट डबल। और अगर टॉप बिगेस्ट मून का लिस्ट देखोगे तो गैनीमेडे के बाद आता है टाइटन, इसकी हम बात कर रहे थे जहाँ पर ड्रैगन फ्लाई जाएगा। गैनीमेडे जुपिटर का मून है इसलिए इतना बड़ा है और जो टाइटन है वो सैटर्न का मून है और सैटर्न भी काफी बड़ा है। फिर थर्ड नंबर पर जो कैलिस्टो आता है वो भी जुपिटर का मून है। फोर्थ नंबर पे आईओ जो मून है वो भी जुपिटर का है। फिफ्थ नंबर पर आता है हमारा मून, जी हाँ वही हमारे अर्थ का मून। सिक्स नंबर पर आता है यूरोपा जो कि फिर से जुपिटर का मून है। जुपिटर इतना बड़ा प्लैनेट है कि उसका 95 मून मौजूद है। जी आपने सही सुना, 95। वैसे हमारे मंगल ग्रह का भी 2 मून है, धरती के पास एक ही मून है लेकिन मंगल के पास 2 मून है, इसमें से एक का नाम है फोबोस और दूसरा का नाम है डेमोस। नासा ने एक और अच्छी बात कही है कि ये जो आर्टेमिस मिशन का जो गेटवे बनाया है इन लोगों ने यानी जो